हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइन आर्ट स्टडी। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी उत्तर प्रभाववाद के बारे में। उसी क्रम में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतीकवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। 1885 में फ्रांस में एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसे कि प्रतीकवाद कहा गया था। उस आंदोलन को प्रतीकवाद नाम दिया गया था। तो ये जो प्रतीकवाद का आंदोलन था तो ये फ्रांस से शुरू हुआ था। 1886 में एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी जो कि फ्रेंच लेखक थे मोरेया। उन्होंने उस पत्रिका में लिखा था कि जो समकालीन सृजनात्मक प्रवृत्तियां हैं उनको साहित्य और कला द्वारा व्यक्त करने का जो एकमात्र साधन है वो प्रतीकवाद कहलाता है या प्रतीकवाद वो है। उसके बाद 1881 में जो ओलिविर ओरिये थे, ओरिये के जो ने चित्रकला में प्रतीकवाद शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया था। ठीक है, ये किया था ओलिविर ओरिये ने 1891 में। अगर हम इनके पूरे सिद्धांतों की बात करें तो इनका जो प्रतीकवाद का प्रमुख सिद्धांत था वो था चित्रकार की कल्पना को साकार करना। मतलब जो चित्रकार सोचता है, जो भी उसकी कल्पना है उसको उस चित्रों के माध्यम से साकार करना, ये इस प्रतीकवाद का प्रमुख सिद्धांत था। प्रतीकवाद के अगर हम तत्वों की बात करें तो प्रतीकवाद के प्रमुख तत्व थे कल्पना, संश्लेषण, प्रतीकात्मकता, आत्मनिष्ठा और अलंकारित्व। प्रतीकवाद के प्रमुख दार्शनिक या प्रचारक जो थे तो वो थे पॉल सेरुसिए और इसके प्रमुख चित्रकार थे रेंदो। ओलिविर ओरिये जो थे उनका कथन था कि कला में अलंकारिता का होना आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि प्रतीकवादी साहित्य के प्रेरणा। तो जो प्रतीकवादी साहित्य थे वो थे बर्लेन और मालामे। अच्छा, इनमें से जो कवि थे, कवि वर्लेन, उनका कथन था कि काव्य सबसे अधिक संगीत में होना चाहिए। ये उनका कथन था, काव्य सबसे अधिक संगीत में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि गोगवा के विचारों से कुछ नए कलाकारों को प्रेरणा मिली जो कि स्वयं को नावी कहते थे। जो नावी चित्रकार होते हैं वो कहते थे। नावी जो है, अगर हम नावी शब्द की बात करें तो जो नावी शब्द है वो हिब्रू भाषा का शब्द है। यहाँ सॉरी, ये हिब्रू भाषा का ये शब्द है। ठीक है, और इसका जो अर्थ होता है नावी का वो होता है भविष्यवेता। ये जो नाम है ये ये जो कलाकार थे उनको कवि काजिल ने प्रदान किया था। एक कवि थे काजिल, उनको ये नावी कलाकार, जो नावी है वो नाम उन्होंने प्रदान किया था या नाम दिया था। उसके बाद अगर हम इसके प्रमुख चित्रकारों की कलाकारों की बात करें तो वो थे सेरुसिए, रोन्सो, वियार, बोनार और बोनालोतो। तो उसके बाद देखिए जो मॉरिस देनी थे, ठीक है, जो मॉरिस देनी थे, उसके बाद देखिए जो मॉरिस देनी थे ये एक कलाकार होने के साथ साथ साहित्यकार भी थे और इन्होंने कला विषयक ग्रंथ भी लिखे थे। ये जब कला विषय पर चर्चा करने के लिए भोजन सम्मेलन का जो आयोजन करते थे और वहाँ पर ये अलग अलग कलाकारों को बुलाकर उनके साथ कला विषय पर चर्चा करते थे। ठीक है, लेकिन बाद में ये जो सारे सम्मेलन हैं वो नवांशों की जो पत्रिका थी रघु ब्लांस के कार्यालय में होने लगे थे। इसके अगर प्रमुख चित्रकारों की हम बात करें तो वो थे सेरुसिए, रोन्सोवियर, मॉरिस देनी, वोनार, एदुआर वियर और वोल लोतो। देखिए इनमें से जो सेरुसिए थे इनका एक बहुत ही फेमस चित्र था ताबीज के नाम से, जो कि इन्होंने 1888 में बनाया था गोगवा के मार्गदर्शन में। उसके बाद नेक्स्ट है ओदिलो रेंदो। तो ये एक फ्रेंच कलाकार थे और अगर इनकी कला का ध्येय की हम बात करें तो वो थी असंभाव्य को संभाव्य के रूप में सजीव चित्रित करना। उसके बाद बात करते हैं रेंदो की। तो इनकी कला में रेंदो की कला में विचार शब्द का अर्थ था काव्य में भावना। ठीक है, इनका एक फेमस कथन था कि जब हम अंतर्मन पर छोड़ देते हैं तब अपने आप सब कुछ साकार हो जाता है। मतलब हमारे जो मन के भाव होते हैं उसके अनुसार अगर हम कोई कार्य करते हैं, उसके अनुसार अगर हम चित्रण करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से साकार हो जाता है। और इनके जो चित्र थे, इनके चित्रों में वृक्षों, फूलों, बादल इत्यादि को चित्रित किया गया था। इनके चित्र जादू नगरी जैसे प्रतीत होते थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा
कि ये पूछा जाता है कि किसके चित्र जो है वो जादू नगरी जैसे प्रतीत होते थे, तो वो थे रेंद्रो के चित्र। उसके बाद इनके प्रमुख कलाकारों की बात करते हैं और इनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉरिस देनी के बारे में। तो देनी की जो कला है वो अलंकारिक व प्रतीकात्मक थी। ठीक है, देनी की कला में नुओ कला के समान वक्राकार और गतिमान रेखांकन था। लंबा सफ़ेद चोगा पहने युवतियों की आकृतियों से संयोजित चित्र इन्होंने बनाए थे, जिन पर की नुवो शैली का ही प्रभाव देखने को मिलता है। ये इटली गए थे, तब फ्लोरटाइन व सिएनीज कला का इन पर प्रभाव पड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जो देनी थे उन्होंने देवलियर के सहयोग से पवित्र कला के कला कक्ष की स्थापना की थी। इनके कुछ फेमस चित्र हैं, जैसे कि अप्रैल कला के देवता। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये चित्रकार के साथ साथ साहित्यक भी थे और इन्होंने कला विषयक ग्रंथ भी लिखे थे। 1889 में प्रभाववादी और प्रतीकवादी कलाकारों की एक सम्मिलित प्रदर्शनी हुई थी और इस शैली को समन्वयवाद के नाम से प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पियर बोनार के बारे में। तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 1867 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1947 में। इन्हें जापानी नाबी के नाम से भी ये जो पियर बोनार है वो प्रसिद्ध थे। देखिए, इनके जो पिताजी थे, इनकी जो स्कूली एजुकेशन है वो पूरी होने के बाद इनके पिताजी ने इन्हें कानून का अध्ययन करने के लिए बोला, तो इन्होंने 3 साल तक जो है वो कानून की पढ़ाई करी। लेकिन उसके बाद 1888 में इन्होंने जो है कला का अध्ययन शुरू कर दिया था। तो कला के अध्ययन के लिए एकोल दे बोजार और अकादमी ज्वेलियो में इन्होंने अध्ययन किया था। वहाँ पर इन्होंने अपनी कला की शिक्षा ली और वहीं पर जो इनका परिचय है वो देनी, बियोर, सेरूसिए, तो इन सब से इनका परिचय हुआ था और उसके बाद ही फिर ये नाबी कलाकार मंडल के सदस्य बन गए थे। ठीक है, तो नाबी चित्रकारों में बोनार व वीआर परिचयवादी के नाम से भी प्रसिद्ध थे। रघु ब्लांस पत्रिका के लिए इन्होंने लिथोग्राफ बनाए थे। ये लिथोग्राफ बनाते थे रघु ब्लांस जो पत्रिका थी उसके लिए। और इनका जो एक चित्र था फ्रांस सैम्पेन का नाम से, जो कि 1889 में इनका जो चित्र था फ्रांस सैम्पेन, वो एक मतलब एडवर्टाइजिंग चित्र था, विज्ञापन चित्र था, जो कि बहुत अच्छे दाम में बिक गया था। तो उसी के बाद फिर इन्होंने अपना जो कानून की पढ़ाई थी वो छोड़कर इन्होंने फिर चित्रकार बनने का निर्णय लिया था। उसके बाद देखिए कि रघु ब्लांस पत्रिका के लिए ये लिथोग्राफ बनाते थे और बोनार की कला में यथार्थ जीवन का दर्शन होता था। बोनार के आरंभिक चित्रों में पेरिस के रास्तों, सेन नदी के किनारों और पुल बाजार के दृश्य देखने को मिलते थे। बोनार जो है वो कहते थे कि मैंने जीवन भर जो सौंदर्य दर्शन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्ड वीआर के बारे में। तो इनका जो जन्म है वो 1859 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1940 में। एडवर्ड वीआर के जो पिता थे वो एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी थे और एडवर्ड की जो शिक्षा है वो एकोल दे बोजार में और फिर अकादमी जूलिया में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। मारलामे के जो काव्य ग्रंथ थे उसके लिए वीआर ने चित्र बनाए थे। रेनवार, रूओ और देनी के सहयोग से ये मतलब इन्होंने जो चित्र है वो बनाए थे और नवीन प्रयोग करने के उद्देश्य से इन्होंने मतलब कला में नवीन प्रयोग करने के उद्देश्य से इन्होंने सैलों दोतान की स्थापना की थी। उसके बाद इनका कथन है कि मैं व्यक्ति चित्र नहीं बनाता बल्कि व्यक्ति को घर के वातावरण के अंतर्गत चित्रित करता हूँ। वीआर की जो मृत्यु है 1940 में हुई थी और बोनार की मृत्यु 1947 में हुई थी और उनके साथ ही प्रभाववाद का अंतिम दौर समाप्त हो गया था। जो वीआर है इनको चित्रकार बनने की सलाह जो इनके एक मित्र थे, जब ये स्कूल में थे तो उसी टाइम पे इनके एक मित्र थे रूसेल। तो उन्होंने ही इन्हें जो है चित्रकार बनने की सलाह दी थी। और साथ ही जब ये नाभी कलाकारों की जो मतलब चर्चाएं होती थी, कला विषय पर जो चर्चाएं होती थी, ये उनमें कभी भी भाग नहीं लेते थे। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रतीकवाद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल होगा।
अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और अभी तक अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।